लोग हमको गिराने के लिए कुछ भी करने को तैयार अभी भी। और जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, हमारे ही लेफ्टिस्ट लोग हैं, उनसे गाली दिलवाते कि आप इंडियन हो, आपका हिंदू नाम है, आप इसके पीछे जाओ, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। कुछ बुरा लगता है कि हमारे लोग क्यों नहीं खड़ा होकर कुछ जवाब दे सकते। विशेष चीज पे बहुत एक जोर दिया है, इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय होने पे। वो भी मेरा ही रूप है, वो तुमको टेस्ट करने के लिए आया है। क्या बात है। जब तुम्हारी किसी के साथ टक्कर हो, पहले आप समझो कि ये भगवान ही आए हैं ये लड़ाई करने के लिए। मैंने आपको पहचान लिया, आप हैं तो भगवान, चाहे आपने अपने आप को ना पहचाना हो। क्या बात है। आपने जब इन्फिनिटी फाउंडेशन को शुरू किया और ये जो तमाम नैरेटिव्स थे भारत के बारे में, जो काफ़ी फेक नैरेटिव्स थे, गलत नैरेटिव्स थे, उनको आपने जब चुनौती देना शुरू किया तो किस तरीके का विरोध और प्रतिरोध आपको झेलना पड़ा? लोग हमको गिराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं अभी भी। तो ये मतलब पहले कहते थे कि ये तो इसको नॉलेज नहीं है, पर हमारे फॉलोअर ज़्यादा थे, उनके फॉलोअर कम थे। तो हमने कहा ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो हम कुछ बोलते हैं, ज़्यादा लोग हमारी पुस्तक पढ़ते हैं, हमारे जो डायस्पोरा वाले लोग हैं और इंडिया में लोग हैं वो हमारे को मानते हैं, तो इसलिए हमारी हक है, हम भी बोल सकते हैं। आप भी बोले, आप यूनिवर्सिटी में बोले, हम भी बोलेंगे। तो उनको ठीक नहीं लगता था। फिर वो हमको कोई ना कोई निंदा निकालते थे। और जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, हमारे ही लेफ्टिस्ट लोग हैं, उनसे गाली दिलवाते थे कि आप इंडियन हो, आपका हिंदू नाम है, आप इसके पीछे जाओ, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। तो हमें उसी वक्त ये लगा कि क्योंकि हमको कुछ चाहिए भी नहीं, इसलिए निंदा से भी हम नहीं गिरेंगे ना। हम किसी की प्रसन्ना के पीछे भिखारी हैं कि मांगें कि आप हमको ये हमको फंडिंग दे दो, या यहाँ हमको अवार्ड दे दो, यहाँ अपॉइंटमेंट दे दो, हमको नहीं कुछ चाहिए। इसका ये फ़ायदा होता है कि वो हमको गिराने की कोशिश भी करें तो हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ बुरा लगता है कि हमारे लोग क्यों नहीं खड़ा होकर कुछ जवाब दे सकते, ये तो बुरा लगता है, लेकिन हमको पर्सनली कुछ उसका इफेक्ट नहीं होता। आपने एक विशेष चीज़ पे बहुत, एक टर्न पे बहुत जोर दिया है, वो है इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय होने पे। जी, आप हमारे दर्शकों को ज़रा समझाएंगे कि इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय होने का अर्थ क्या है? लोग समझते हैं जो क्षत्रिय है वो तो सिर्फ तलवार से, बंदूक से, तीर कमान से लड़ेगा, वो तो एक तरह की बात है। लेकिन हमारे, आप महाभारत में देखें, कहीं भी देखें, डिबेट करने का और डिस्कस करने का बहुत पुराना हमारा ये ट्रेडिशन रहा है। आदि शंकरा भी एक इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय ही थे। क्या बात है। हाँ, आदि शंकरा विवेकानंद एक इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय थे। ये जो हैं हमारी संस्कृति में, ये परंपराओं में बहुत पुरानी बात है। आप श्री कृष्णा को भी समझ सकते हैं, वो भी डिबेट कर रहे हैं, वो भी बहस कर रहे हैं, वो भी समझा रहे हैं कि ये ऐसी बात है, वो ऐसी बात है। वो ये नहीं कह रहे कि सिर्फ एक जगह बैठो, गुफा में बैठकर पूजा करो और बात। बिल्कुल। वो भी कह रहे हैं कि तुम कुरुक्षेत्र में आओ और वहीं बात करो, वहीं लड़ाई करो। तो आजकल के ज़माने में जो क्षत्रिय है, फौजी तो है, वो तो एक तरह का है, लेकिन इंटेलेक्चुअल को भी क्षत्रिय बनना चाहिए। वो उसको चाहिए कि जो मैंने सीखा और जो मैंने प्राप्त किया, जो मैंने समझा, जो मैंने दर्शन हुए मेरे, उसके साथ जो मेरे को फ़ायदा हुआ, मैं वो लोगों के साथ भी बांटूँ, उनको भी समझाऊँ। और जो भी हमारे विरुद्ध है, हम उनके पास जाके हम भी टक्कर कर सकते हैं, हम भी डिबेट कर सकते हैं, अच्छी तरह से करेंगे, गाली वाली नहीं देंगे। वो गाली भी दें, हम उनको ठीक तरह से जवाब देंगे, हम फैक्ट से रिसर्च निकाल के बिल्कुल उनको भी समझाएंगे, क्योंकि वो भी भगवानी का रूप है। ये भी हमारे गुरु ने सिखाया कि जो भी विरुद्ध है वो भी मेरा ही रूप है, वो तुमको टेस्ट करने के लिए आया है। क्या बात है। जब तुम्हारी किसी के साथ टक्कर हो, पहले आप समझो कि ये भगवान ही आए हैं ये लड़ाई करने के लिए। मैंने आपको पहचान लिया, आप हैं तो भगवान, आप वही हैं जो मैं हूँ, मैंने आपको पहचान लिया, चाहे आपने अपने आप को ना पहचाना हो। क्या बात है। मेरे गुरु ने कहा कि ये तरीका है, जो अपोनेंट है, जो इतना नेगेटिव है, जो आपको ख़त्म करना है, को बहुत डेंजरस है, तो आप उससे लड़ें तो सही, एक लेवल पर तो आप उसको जवाब भी देते जाएं जैसे चाहिए, उस
माहौल में जैसे जवाब देना चाहिए आप दें। लेकिन ये भी आप सोचें कि देखो मैंने आपको पहचान लिया है, मैं जानता हूँ आप वही हैं जो मैं हूँ, जिसका रूप मैं हूँ उसी का रूप आप हो, मैंने आपको ये पहचान लिया चाहे आपने अपने आप को ना पहचाना हो। क्या बात। तो ये 2 लेवल पर उससे बात करनी है। बहुत सुंदर। एक तो अपने गहराई से इस लेवल पर बात करनी है, और दूसरी आपको जो नॉर्मल लेवल है, पॉपुलर लेवल है कि वो उसने इस रूप में वो आया है और उस रूप में हमको उससे लड़ाई करनी, वो भी करना है। मतलब पृष्ठभूमि में और आधार में अद्वैत वेदांत दर्शन रहे जी, और उसके साथ जो सांसारिकता है वो भी, उसका भी निर्वाह कर। जी, ये इसको हम बाईफोकल लेंस कहते हैं। ब्यूटीफुल। बाईफोकल लेंस मतलब ये जो लेंस है इसमें आप दोनों तरह देख सकते हैं। क्या बात है। तो इस तरह एक लेंस, उसी लेंस के 2 भाग हैं। एक हम देख सकते हैं कि आप भगवान का ही रूप हैं, दूसरे हम ये भी देख सकते हैं कि जो आपने रूप लिया है वो हम उसमें हम आपके साथ लड़ाई भी करेंगे। अब देखिए, अब हमारे को कोई बीमारी हो तो जो जर्म है, जो वायरस है, जो भी है बैक्टीरिया है, उससे हम लड़ाई करेंगे, लेकिन वो भी भगवान ही का रूप है। कोविड भी भगवान ही का रूप है, कोई डेविल वेविल नहीं हमारी संस्कृति में। भगवान ही सब रूप देते हैं, अच्छा भी बुरा भी। रावण भी भगवान ही का रूप था, ये बिन लादेन भी भगवान ही का रूप था, लेकिन वो भयानक रूप है, उसको लड़ने का भी हमारे ये हक है, और हमारा ये हमको राइट है, हमको करना है। ये हमको हमारे को ये दिया हुआ है काम कि आप ही ये करेंगे, आप ही ये लड़ेंगे। जैसे अर्जुन को बोला कि आपने उन लोगों के लड़ाई करनी, उनको मारना भी है, लेकिन ये भी पहचानो कि वो भी भगवानी का रूप है। दोनों नॉलेज है, दोनों तरह के ज्ञान है। इस एक तो पारमार्थिका के ज्ञान है, एक व्यवहारिका के ज्ञान है, और दोनों ज्ञान चलने चाहिए। ये है इंटेलेक्चुअल क्षत्रिय। बहुत ही सुंदर। इस वृहद और व्यापक सोच के लिए हम हृदय से आपके महान गुरु और आपका नमन करते हैं। क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात आपने कही। अगर ये दृष्टिकोण उत्पन्न कर लें लोग तो क्या बात, जीवन जो है कितना आसान हो जाएगा। जी जी, बस यही चाहते हैं हम। बहुत ही सुंदर। और जब हम यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन किया और काल भैरव का दर्शन किया, जब भी हम कुछ भी पूजा करते हैं हम यही मानते हैं, और अपने लिए कुछ नहीं मांगते कि हमको ये मिले वो मिले, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हम ये कहते हैं कि हमको ये दृष्टि दो और ये प्रेरणा दो कि हम क्या करें, हमारा क्या फ़र्ज़ है, हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें, इसके लिए हमको प्रेरणा देते जाओ और शक्ति देते जाओ ताकि हम वो करने के काबिल हों, और उसके अलावा हम कुछ मांगते ही नहीं। आप तो हमारी प्रार्थना को प्रतिध्वनित कर रहे हैं। यही मैं भी मांगता हूँ, और यही मांगना भी चाहिए। दिया तो सब कुछ उसने, झोली भर दी है। बिल्कुल, हमें तो अब सही प्रेरणा, सही बुद्धि, उचित शक्ति बस ये दे, सही दिशा दे, हम उस पर आगे बढ़ते रहें। बहुत सुंदर बात है। एक बात बस ये पूछनी थी आपसे कि ये जो विरोधी लोग आपके सामने आए, ये लोग इनमें से कितने प्रतिशत भारतीय थे और कितने प्रतिशत विदेशी थे? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। शुरू में ज़्यादातर तो ये विदेशी थे, क्योंकि वो उनका ही अड्डा था, उनका ही कब्ज़ा था, वही पुस्तकें लिखते थे अमेरिका में, वही हार्वर्ड में बिग शॉट थे, ऐसे थे। और मे बी इंडियंस जो थे, भारतीय जो थे, शायद 15-20% होंगे। जैसे टाइम बढ़ता गया तो फिर ये भारतीय लोग ज़्यादा आए, और उन्होंने भी भारत से लेफ़्ट विंग लोग, कई JNU जैसी जगह से जो पढ़े हुए थे, उनको अमेरिका लाकर PhD देकर फिर उनको उन्होंने हमारे अगेंस्ट किया। उनको लड़ाई करने का सिखाया कि आप इंडियन हो, आप इनसे लड़ो। जैसे अंग्रेज़ों ने भी भारतीय लोगों को सिपाही बनाया था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, गोली मारो उनको। हाँ, जो जलियांवाले बाग में गोलियां इंडियन लोगों ने ही मारी। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। तो ये हमने उनको सिपाही कहना शुरू कर दिया। हमने एक टर्म शुरू किया, सिपाही। अच्छा। हम कहते थे आप सिपाहीज हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता था कि ये सिपाही हमको बोल दिया। बहुत लोगों ने हमें गालियाँ दी, क्योंकि हमने कहा कि यू आर द अमेरिकन सिपाहीज, आप इंटेलेक्चुअल सिपाहीज बन गए। तो फिर धीरे धीरे जो वाइट लोग थे वो थोड़ा उन्होंने बैकग्राउंड में उनको
कंट्रोल करने के लिए, उनको इशारा देने के लिए, फंडिंग देने के लिए उनका तो ये रोल हो गया। और जो आगे लड़ने वाले सिपाहीज थे वो इंडियन लोग ही बने। अब हम कहेंगे कि शायद 70% इंडियन लोग ही हैं जो ऐसे काम करते हैं। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. 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 Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy. राजीव जी, आपने एक किताब लिखी ब्रेकिंग इंडिया, जिसमें आपने उन शक्तियों को उजागर किया जो भारत को विभाजित करना चाहती हैं, तोड़ना चाहती हैं। आज 2025 में ये खतरा कितना प्रासंगिक है अभी भी? देखिए, ये खतरा एक तरह से तो बढ़ गया है। एक तरह से हमारी जागृति है, इसलिए वो कुछ पहले ज़माने के जो लोग थे और जिस तरह से वो लड़ाई करते थे वो बंद हो गई है। जैसे संस्कृत के विरुद्ध बोलते थे कि संस्कृत पिछड़ी जातियों के विरुद्ध है, मुस्लिम्स के विरुद्ध है, लेडीज़ के विरुद्ध है, ये ऐसी बातें करते थे। अब वो नहीं करते, क्योंकि हमने काफ़ी उनके साथ काफ़ी जवाब दे दिया है। और ये जो फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस करते थे, कुंभ मेला की फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस के क्या नंगे लोग घूम रहे हैं, ये बिल्कुल बेकार के लोग हैं, ये जादू टूना में बिलीव करते हैं, ऐसी जो बातें करते थे ना, वो अब थोड़ी कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई है। लेकिन उन्होंने अब जो लेटेस्ट ब्रेकिंग इंडिया है, वो उन्होंने हार्वर्ड जैसी जगहों में थिंक टैंक्स बना रखे हैं और हमारे लोगों की फंडिंग से बनाए हैं। अब वहाँ है महिंद्रा ह्यूमैनिटीज़ सेंटर हार्वर्ड में, लक्ष्मी मित्तल साउथ एशिया स्टडीज़, टाटास के भी हैं, बजाज के भी हैं, पीरामल के भी उनके नाम हैं, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी पैसा दिया है और उनके नाम है बिल्डिंग के ऊपर। और वो उनके पैसों से और उनके नाम पर चीज़ें चला रहे हैं। अब जो खालिस्तानी आते हैं हार्वर्ड में या कश्मीर सेपरेटिस्ट आते हैं हार्वर्ड में, कई बार तो ये मित्तल सेंटर उनको इनवाइट करता है। अब ये हमारा ये कहना है कि शायद मित्तल जी को मालूम ही नहीं है कि हमारे पैसे क्या हो रहा है। वो तो उन्होंने तो पैसा दिया, अपना नाम लगा दिया, वो तो अपना व्यापार कर रहे हैं। लेकिन उनको भी चाहिए
कि ये पूर्व पक्ष करें। क्या बात है। ये भी इन्वेस्टिगेट करें। ड्यू डिलीजेंस जो कही जाती है इंडस्ट्री में, इसका भी ड्यू डिलीजेंस करवाएं। हर साल एक रिपोर्ट निकलवाएं कि ये जो हो रहा है ये एंटी नेशनल है, क्या है इसका हमारे इंडिया के ऊपर क्या असर हो रहा है। ये ऐसी उनको रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट बनवानी चाहिए। ये हमने उनको प्रपोज भी किया हुआ है। एक तो ये काम हो रहा है जो बहुत डेंजरस है। दूसरा ये है जो हमारी लेटेस्ट पुस्तक निकली है, हु इज़ रेजिंग योर चिल्ड्रन। वो ये है कि ये चीज़ें यूनाइटेड नेशंस वाले, यूनेस्को वाले और इंटरनेशनल जो NGOs हैं वो सारी दुनिया में स्कूलों में फैला रहे हैं। वोक, LGBTQ, ट्रांस, एंटी नेशनल, इन चीज़ों के साथ जुड़कर हमारी संस्कृति के अगेंस्ट ये चीज़ें निकाल रहे हैं हमारे स्कूलों में। तो ये मतलब उन्होंने नए रास्ते निकाले हैं। जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं, तो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वो उन्होंने नई तरह के फ्रंटियर्स शुरू कर दिए, नई तरह की लड़ाइयाँ शुरू कर दी। एक बात जो मैं हमेशा सोचता हूँ, और आप तो बहुत उसका उपयुक्त उत्तर दे सकते हैं, ये जो सिपॉयज़ हैं, जिनको आपने सिपॉयज़ ये नाम दिया है, आखिर क्या मानसिकता है कि अपने राष्ट्र के अगेंस्ट, अपनी संस्कृति के अगेंस्ट, अपने धर्म के अगेंस्ट ही इस तरीके से काम करना शुरू करते हैं? ये भी हमने काफ़ी खोज की है। मुझे लगता है कि कुछ लोग तो जेलस हैं, मतलब उनको शायद अच्छी जॉब नहीं मिली, वो किसी को ब्लेम करना चाहते हैं, कि वो कहते हैं कि सारा भारत ही ख़राब है, क्योंकि शायद वो डिसग्रंटल जिसको कह सकते हैं, मतलब कि वो नहीं ये जो नया उनकी ग्राउंडिंग, उनकी फाउंडेशन पहले की है, अंग्रेज़ों के ज़माने की है, अमेरिकन इम्पीरियलिज़म के ज़माने की है, तो वो ये नई चीज़ नहीं पहचान सके कि ये भारतीय जो लोग हैं उनके लिए हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, वो तो जुड़े हुए हैं, तो हम भी उनसे जुड़ जाएं, तो वो नहीं कर पाए। कुछ लोगों के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ ही इंसान ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनमें नहीं है, और उन्होंने मार्क्सिज्म बहुत पढ़ी रखी है। ये जो सोशल साइंसेस है, अब लोग कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन को डीकॉलोनाइज किया जाए, लेकिन कई लोग समझते हैं कि डीकॉलोनाइज का मतलब है हिस्ट्री चेंज करो। हिस्ट्री तो चेंज करनी चाहिए, जो मुगल्स के बारे में लिखा है और ये जो कुछ लिखा है ये सब चेंज करना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री से ज़्यादा सोशल साइंसेस मतलब ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, फेमिनिज़म क्या होती है, LGBT ये जेंडर रिस्पेक्ट क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं, सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। अब देखिए, अब सस्टेनेबिलिटी, अब वेस्टर्न वर्ल्ड का सस्टेनेबिलिटी का तो इंटरप्रिटेशन ये है कि यदि आप किसी नदी में पोल्यूशन करो तो जो वहाँ मच्छियाँ मर जाएंगी, तो उस लिए जो फ़िशिंग इंडस्ट्री है उनको नुकसान हो जाएगा। ये नहीं कि मच्छियों का भी हक है, मच्छियों का राइट नहीं है प्रोटेक्ट करे, वो जो फ़िशिंग इंडस्ट्री है उनका राइट प्रोटेक्ट करे, ये बात है। यदि आप बहुत सारे ये फॉसिल फ्यूल जलाएंगे, कोयला जलाएंगे, पेट्रोल जलाएंगे, तो उससे पोल्यूशन बढ़ेगी, और उससे एक तो ये डर है कि पेट्रो फ्यूल ख़त्म हो जाएंगे तो इंडस्ट्री का नुकसान हो जाएगा, इसलिए उसको कंजर्व करना चाहिए। कंजर्व मतलब कि ज़्यादा रिसोर्स ना यूज़ करो ताकि ख़त्म ना हो जाए, वो भी अपने फ़ायदे की बात है। और दूसरा ये है कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, तो उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो हमारे ह्यूमन बींग्स को होगा। इंसान की बात सोच रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि जो भूमि है, भूमि भी जीवित है। क्या बात है। हाँ, भूमि जीवित है, भूमि के राइट्स हैं। बिल्कुल सही। हाँ, हम कहते हैं जो सस्टेनेबिलिटी है वो, और जो कंजर्वेशन है वो भूमि राइट्स हैं, वो ये जो ये मच्छियाँ हैं उनके राइट्स हैं, ये नेचर के राइट्स हैं। नेचर सेक्रेड है, नेचर भगवान है, नेचर डिवाइन है। तो ये अलग बात है हमारी। हम जिस बेसिस पर सस्टेनेबिलिटी सिखाना चाहते हैं और जिस बेसिस पर वेस्टर्न वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी के बारे में कर रहा है वो अलग है। अब उनका जो सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है और जो हमारा सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है वो अलग होगा। हमारे सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में अब जैसे केंटकी फ्राइड चिकन है और मैकडॉनल्ड्स है, वो लाखों करोड़ों जीवों को मारते हैं, तो उनको तो बिल्कुल नेगेटिव होगा हमारी तरफ से। लेकिन उनकी तरफ से उनको तो वो देखेंगे कि ये हेल्थ के लिए ठीक है नहीं ठीक है। ये बात है ना, क्योंकि वो ये मान नहीं, उनके जो विचार हैं
उनकी जो मेटाफिज़िक्स है, उनके जो फिलॉसफी है, उसके अनुसार वो नहीं तत्वमसी किसी पेड़ पौधे को, किसी कौवे को, किसी कुत्ते को वो नहीं कहेंगे तत्वमसी। वो हम तो मानते हैं कि सब में ही आत्मा है। बिल्कुल। तो वो आत्मा और सोल का भी फ़र्क है, क्योंकि जो सोल है क्रिश्चियन और मुस्लिम लोगों के अनुसार, वो सोल एक तो सिर्फ ह्यूमन बींग्स में है, इंसान में है, जानवरों में नहीं है। हम तो पेड़ पौधों में भी सोल मानते हैं, आत्मा मानते हैं। तो इसलिए हमने एक और पुस्तक निकाली है, संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स, मतलब कुछ संस्कृत के ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होने चाहिए। अब जैसे आत्मा है, आत्मा को आप सोल मत कहें, क्योंकि जब आप सोल कहते हैं तो उसका मीनिंग है, तो वो पेड़ पौधों में सोल तो है नहीं, जानवरों में भी सोल नहीं है। इसका मतलब वो जो आत्मा को सोल कह दिया तो उसका मतलब गलत हो गया, चेंज हो गया। अब जो प्राण है, प्राण ब्रेथ नहीं है, क्योंकि ब्रेथ तो आप मशीन से भी करवा सकते हैं। अब मशीन भी, प्राण तो बिल्कुल फिजिकल बात है। अमी जो ब्रेथ है वो तो बिल्कुल फिजिकल बात है। प्राण तो और भी है, प्राण शक्ति से जुड़ा हुआ है, प्राण हायर लेवल कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। तो उसका एक अंग है ब्रेथ है उसका हैंडल के साथ आप गाड़ी को चला सकते हैं, पर हैंडल अलग है, हैंडल गाड़ी नहीं है, एक गाड़ी का पार्ट है, एक अंग है। तो जो ब्रेथ है वो उसके साथ हम प्राण को बदल सकते हैं। क्या बात है प्राणायाम, वो सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है। प्राण तो हमारे यहाँ कहा गया है कि ब्रह्मांड की चेतना शक्ति है। जी। और ब्रेथ से तो बस हम कनेक्टेड हैं। बहुत सुंदर। ब्रेथ एक तरह का हैंडल है। बहुत सुंदर। ये जो ब्रेकिंग इंडिया में आपने भारत विरोधी जो लॉबीज हैं, ताकतें हैं, शक्तियाँ हैं, जिनको इनको उजागर किया, जो आप बता रहे हैं जिनसे खतरा और बढ़ गया है अभी, आपको क्या लगता है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया है अभी, और अगर नहीं किया है तो इस दिशा में क्या करना चाहिए? तो हमको लगता है कि उन्होंने इन चीज़ों के बारे में नहीं समझा, क्योंकि हमने जब ये नई पुस्तकें निकाली हैं, हमने ORF को भी कहा है कि हम लॉन्च करना चाहते हैं, नीति आयोग को भी कहा है हम लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन उनको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल बातें हैं। अब ये बातें ऐसी हैं कि हम अब अमेरिका से दोस्ती भी करना चाहते हैं, ठीक बात है, होनी चाहिए, क्योंकि हमको ज़रूरत है, ये दुनियादारी होनी चाहिए। ये जियो पॉलिटिक्स में, कुरुक्षेत्र में, ये हमको श्री कृष्णा भी सिखा रहे हैं कि उसके साथ मिलकर कुछ करो, चाहे जैसा भी हो, क्योंकि उससे हमको आगे बढ़ने का, अपने धर्म के लिए फ़ायदा होगा। तो इसलिए हमको टैक्टिकल अलायंसेस, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस करनी चाहिए, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये नहीं कि हम अपने जो हमारा इंटरेस्ट है उसको भूल जाएं। कम से कम प्राइवेटली, कॉन्फिडेंशियली इस बात को समझने के लिए उनको भी हमको हमारे साथ बातचीत करने का टाइम होना चाहिए, पर अभी तक तो टाइम नहीं है। विवेकानंद फाउंडेशन वाले वो लोग बहुत अच्छे हैं। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जो दिल्ली में है, वो उससे हम जुड़े हुए हैं। वहाँ पर हमारी जो पुस्तक थी ब्रेकिंग इंडिया, वो ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल जी उस वक्त वहाँ के डायरेक्टर थे। उन्होंने लॉन्च की थी लॉन्च की थी और प्रिडिक्ट किया था, उस वक्त उनके लेक्चर में प्रिडिक्ट किया था कि इस बुक के साथ बहुत ही रेवोल्यूशन होगा। और जो गुरुमूर्ति जी हैं, वहाँ के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी आके यही कहा था कि ये जो पुस्तक है, इसका 20 साल के बाद लोगों को जानकारी होगी कि क्या इम्पैक्ट हुआ। तो हम VIF के साथ जुड़े हुए हैं, RSS के साथ जुड़े हुए हैं, RSS वाले हमारे साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे नीति आयोग हो, चाहे PMO हो, चाहे इनके जो लोग ORF में बैठे हैं, इस तरह की जो जगहें हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ भी हमारी बातचीत हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना चाहते हैं। जो हमारा डेटा है, जो हमारा बैकअप है, इंफॉर्मेशन है, वो हम समझाना चाहते हैं। उसके बाद जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। Do you know Bharat was made victim of conspiracies, censorship and ideological subversions? We all have suffered a lot. Let's end that now. We bring to you Pratyam, an unapologetic video platform for Hindus. Protect your family from false narratives about Bharat. Documentaries, classes, shows,
that you will not find on YouTube. प्राच्यम Pratyam. प्राच्यम Pratyam. Give power to the Hindu voice for the cost of one coffee. Subscribe now at prachyam.com. आपने अपनी इस पुस्तक में ये दृष्टिकोण रखा है कि जो भारतीय सभ्यता है उसकी एक विशिष्ट वैचारिक संरचना है जो अभी तक शायद पाश्चात्य समझ नहीं पाया है उतने अच्छे से। आपके अनुसार इन दोनों सभ्यताओं में, सिविलाइजेशंस में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या क्या है? सबसे हमारी जो संस्कृति की विभिन्नता है, एक हमारी बुक है बीइंग डिफरेंट, वो इसी के बारे में है। उसकी हिंदी ट्रांसलेशन है विभिन्नता, इसी के बारे में है। उसमें 4-5 खूबियाँ हैं। मेन खूबी ये है कि ये जो जितना भी विराट है, जितने भी सारे कॉस्मोस है, कॉस्मोलॉजी है, दुनिया है, सब कुछ है, ये एक है और ये भगवान ही का रूप है। यदि आप वहाँ से शुरू करें मेटाफिज़िक्स, तो फिर आपका जो दिखाई देगा फिज़िक्स, फ़िलासफ़ी, साइंस जो भी आएगा वो अलग होगा। यदि आप शुरू करें कि ये मैटर है, ये चीज़ है, इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या बिहेवियर है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ से आप शुरू करें साइंस और फिज़िक्स जैसे होती है, तो वो अलग होगा। तो क्योंकि वेस्टर्न थॉट स्पिरिचुअल स्टार्टिंग नहीं है, स्पिरिचुअल फाउंडेशन नहीं है, तो इसलिए वो फ्रैगमेंटेड है। मतलब जो चीज़ें हैं अलग है, जो ये इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन है वो अलग हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, उसका वो सन के साथ कोई नाता नहीं है। जो ये टेबल है, उसका वो नदी के साथ कोई नाता नहीं है। लेकिन हमारे अनुसार सबका एक दूसरे से नाता है, सब कुछ जुड़े हुए हैं और कुछ भी यहाँ चेंज हो उसका सब जगह असर होता है। तो ये जो फ़िलासफ़ी है हमारी, ये बहुत गहरी फ़िलासफ़ी है। इसी फ़िलासफ़ी के साथ सब बाकी जो अंतर है वो सब इसी के कारण अंतर है। इसलिए पारमार्थिका और व्यवहारिका को समझना है और उनका आपस में क्या संबंध है वो समझना है। आप ये भी नहीं कह सकते सिर्फ परमार्थिका रियल है, व्यवहारिका रियल नहीं है, क्योंकि फिर तो व्यवहारिका में आप गंदा काम भी करें, अच्छा काम भी करें, बुरे कर्म भी करें, करप्शन भी करें, क्राइम भी करें, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो रियल तो है ही नहीं। तो ये भी नहीं कह सकते। ना ये कह सकते हैं कि सिर्फ व्यवहारिका ही रियल है, परमार्थिका में हम यकीन ही नहीं करते, क्योंकि फिर आप मटीरियलिस्ट लाइफ में रहोगे, फ्रीडम टू लगाओगे, फ्रीडम फ्रॉम नहीं चाहोगे। तो इसलिए दोनों रियल हैं और उनका क्या आपस में संबंध है। जो पारमार्थिक है वो एब्सोल्यूट है, उसके भरोसे ही व्यवहारिका है, लेकिन व्यवहारिका में भी रहना है। व्यवहारिका में धर्म है, कर्म है, व्यवहारिका में ही है। तो व्यवहारिका में ही काल है, सब कुछ व्यवहारिका में जो हम जीवन बिता रहे हैं व्यवहारिका है। तो इसलिए दोनों को समझना है और उनका आपस में क्या संबंध है ये समझना है। बहुत ही सुंदर, ये आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। और ये जो आपने बात कही ना, फ्रीडम टू एंड फ्रीडम फ्रॉम है, ये हमें लगता है दोनों पक्ष को समझना बहुत आवश्यक है। बहुत है। एक संतुलित जीवन जीने के लिए, एक संपूर्ण जीवन जीने के लिए इसको समझना, अपने जीवन में इसको आत्मसात करना बहुत आवश्यक है। बहुत बढ़िया। राजीव जी, ये जो हमारी इतनी विकसित जो ज्ञान परंपरा है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल सॉवरेनिटी है, इसको पुनः प्राप्त करने की दिशा में क्या हम सही प्रयास कर रहे हैं, सही प्रगति कर रहे हैं? हम प्रगति कर रहे हैं। पहले से हम कितना आगे बढ़ गए हैं और इसलिए मोदी जी को और हम आशीर्वाद और कहते हैं, मोदी जी आप चलते जाएं, आपकी बहुत लंबी उम्र हो, आप ऐसे काम करते जाएं। ये तो ठीक है, आप ठीक रास्ते में जा रहे हैं, इंडिया आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक और नया प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने पढ़ाई भी की थी पहले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये चीज़ जो है, ये एक नई तरह की इंटेलिजेंस है। ये कॉन्शियस नहीं है, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है। अब जैसे जो गाड़ी है वो अपने आप चल सकती है, या जो कोई कैमरा है जो आपकी शक्ल पहचान सकता है, वो कॉन्शियस नहीं है, लेकिन वो इंटेलिजेंट है। ये इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस में अंतर है। अनकॉन्शियस इंटेलिजेंस, ये अनकॉन्शियस है लेकिन इंटेलिजेंट है। अब ये जो है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, रोबोटिक्स भी कहते हैं, ड्रोन्स भी कहते हैं, सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब ये एक तरह की इंटेलिजेंस ऐसी है, ये सोशल मीडिया चलाती है कि कौन किसको ज़्यादा मिलेगी टीआरपी, किसी को कम मिलेगी, किसी को प्रमोट करेंगे, किसी को नहीं करेंगे।
ये आजकल जो डिफेंस के सारे वेपन्स हैं वो इसी बेसिस पर डिज़ाइन हो रहे हैं आगे के लिए। ये जो पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पॉलिसी बना रहे हैं कई जगह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही HR डिपार्टमेंट में सिलेक्ट कर रहे हैं किसको हायर किया जाए, किसको ना किया जाए, कौन किसके साथ शादी करनी चाहिए, आपको इसके साथ शादी करनी चाहिए, आपको ये रेस्टोरेंट में जाके खाना चाहिए, आपको ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए, यहाँ पर हॉलीडे करनी चाहिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल है कि ये हमको चला रहा है, चाहे हम जाने ना जाने, क्योंकि मीडिया भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमको चला रही है, फेक न्यूज़ भी बनाती जा रही है। ये उनको मालूम है कि राजीव को क्लिक करवाने के लिए कैसा ऐड लगाना चाहिए और उस ऐड में कैसा मॉडल होना चाहिए और क्या प्रोडक्ट उनको चाहिए, क्या प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो हमको वो चला रही हैं इस तरह से। और ये डेंजरस है। और ये अभी ये भी हो रहा है कि जो इम्प्लांट्स हैं, दिमाग के अंदर इम्प्लांट्स हैं, उसके साथ अंदर ही आपके इंटरनेट अंदर ही चलेगा। आपको लगाने की पहले तो होगा कि गॉगल्स डालेंगे, आपको कोई डिवाइस फ़ोन वोन की ज़रूरत नहीं होगी, आपके गॉगल्स होंगे, वो गॉगल्स से ही आप सब कुछ सुनेंगे। जहाँ भी जाना है आपको, यात्रा करनी है तो वर्चुअल यात्रा भी हो जाएगी। आपको सेक्स चाहिए तो वर्चुअल सेक्स भी हो जाएगा। आपको ये चाहिए कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो आप सोचेंगे मैं प्राइम मिनिस्टर ही बन गया, सब लोग मेरे को बुला रहे हैं, सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। ये आप एक तरह के नए नशे में, एक नए तरह के मिथ्या में माया में डूब सकते हैं। एक नए तरह की माया बन रही है जो काफ़ी मेहनत से बन रही है और उसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, काफ़ी पावर है। तो ये जो हो रहा है, ये एक इसको कहते हैं न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये एक तरह का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। अब इसकी इतनी पावर है, देखिए जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ब्रिटेन में, जो पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहलाता है पहले ज़माने का, उन्होंने बिजली से फैक्ट्रीज चलाई। तो वो जो बिजली से इलेक्ट्रीफाइड फैक्ट्रीज थी वो इतनी पावरफुल हो गई कि जो बाकी लोगों के पास बिजली नहीं थी तो वो फैक्ट्री वो पीछे रह गए। तो इसीलिए इंग्लैंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के द्वारा ही वो कॉलोनाइज कर सका, सारी दुनिया के ऊपर अपना राज कर सका। यदि वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना होता तो वो राज नहीं कर सकता था। और फिर इंग्लैंड के बाद फ्रांस ने भी शुरू कर दिया। दोनों आपस में लड़ते थे, आपस में उनका कंपटीशन था और दोनों ही जाके बाकी लोगों को, बाकी देशों को कॉलोनाइज कर रहे थे, गुलामी कर रहे थे। इंडिया में ब्रिटेन और फ्रांस की फ़ौजों ने लड़ाई भी इंडिया में भी की जी। तो ये क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतनी पावरफुल चीज़ थी कि सारी दुनिया की वो इतिहास, हिस्ट्री बदल गई उसके कारण। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। अब उसमें ब्रिटेन और फ्रांस नहीं है, USA और चाइना है। वो भी आपस में लड़ते हैं जैसे ब्रिटेन और फ्रांस लड़ते थे, और वो भी बाकी दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हैं। कई जगह अमेरिका बना देगी, कई जगह चाइना बना देगी। चाइना ने अफ्रीका के ऊपर अभी लगा दिया, सारा अफ्रीका को 1 बेल्ट 1 रोड के साथ उनको 99 ईयर लीज लगा रखी है। सारे उनके पोर्ट्स, लोगों को, जो उनके लीडर्स हैं उनको करप्ट हैं लोग, उनको खिला पिला कर जेब में डाल रखा है। जैसे हमारे भी ये थे, हमारे भी लीडर एक अंग्रेज़ों के ज़माने में ज़मींदार थे, वो वैसे ही थे ना। तो वो उन्होंने अफ्रीका में ज़मींदारी का सिस्टम चाइना ने शुरू कर दिया है। और चाइना की टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे है। चाइना और अमेरिका का टेक्नोलॉजी का कंपटीशन है जैसे ब्रिटेन और फ्रांस का था। तो ये नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके द्वारा एक नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है जो सारी वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करेगा, सारी वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करेगा। अब ये जो ट्रंप है, ये इसीलिए यही करना चाहता है कि ये नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, तभी ये इलॉन मस्क आ गए हैं, टेक्नोलॉजी के लोग आ गए हैं। ये अब ये अमेरिका को टेक्नोलॉजी से आगे, सारी दुनिया से आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन चाइना आगे पहले ही क्या बढ़ा हुआ है, इन दोनों की आपस में कंपटीशन होगा। और कई जगह तो वो आपस में फ़ैसला भी कर लेंगे कि देखो तुम वो कंट्रीज़ को ले लो, हम ये कंट्रीज़ को ले लेते हैं। जैसे ब्रिटेन और फ्रांस ने भी ये फ़ैसला किया था कि तुम वो कंट्रीज़ ले लो और हम ये कंट्रीज़ ले लेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। कई जगह लड़ेंगे, कई जगह नहीं लड़ेंगे। तो हमें लगता है कि ये जो नया डर है, नया डेंजर है, नया थ्रेट है, ये नई टेक्नोलॉजीज़ से है। और इन टेक्नोलॉजीज़ में इंडिया को आगे आना चाहिए। अब इंडिया के पास जो AI इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे हैं, लाखों इंजीनियर्स हैं, पर वो
दूसरे लोगों का ही नौकरी कर रहे हैं। वो इंडिया की टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे, वो मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट की है, गूगल की है, फेसबुक है, वहाँ पर हम लोग नौकरी कर रहे हैं। हमने अपने जो सबसे अच्छे दिमाग के लोग हैं उनको किराए पर दे दिया है। एक समझो, हमने उनको किराए पर बेच दिया है कि आप उनके गुलामी करो, हम H1 वीज़ा लेंगे, वहाँ जाओ उनके काम करो। चाइना ने ये नहीं किया। चाइना ने क्या, आप यहाँ बैठो, बाहर जाओ, पढ़ लिख के आओ, सारी नॉलेज टेक्नोलॉजी सीख कर यहाँ आओ, वापस चाइना में आओ और चाइना की टेक्नोलॉजी बढ़ाओ, हम काम देंगे। तो ये हमको चेंज करना चाहिए कि हमको ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं इनमें कैसे हम कैचअप करें ताकि हम गुलाम दोबारा ना बन जाएं। Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। Pratyam is putting out is an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve. पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. Pratyam is doing a very, very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.